चलो, तो सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं हरिकेश्वर राम, बहुजन समाज पार्टी से पाटलिपुत्र का मैं सांसद प्रत्याशी था और आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा के संस्थापक, सेवा स्तंभ संगठन ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST OBC माइनॉरिटी का उसका प्रदेश का अध्यक्ष और सोशल एक्टिविस्ट मान। सर, चूंकि इतना परिचय आपने दे दिया, लेकिन आज भी बिहार जो है जाति पे पूरी तरह से लड़ रही है, जाति पे संघर्ष कर रही है। जातिवाद का पूरी तरह से मार्केट जो इसको बोलते हैं कि आज मार्केट जो वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गया, हाई लेवल हो गया है कि लोग जाति पे ही सारा काम कर रहे हैं, जाति पे ही हर काम होता है और जाति के अनुसार ही कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, अपनी कुर्सी को भी पकड़े हुए है जाति पे। क्या कारण हो सकता है? ये बात आप सही बोल रहे हैं, आज दिखलाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जाति आज आ गया है, जाति चूंकि बहुत पुराना आ रहा है, लेकिन आज जो है ना जाति इसलिए दिखलाई दे रहा है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो कमजोर वर्ग की जातियां हैं, वो भी अपनी अपेक्षा रखती है और आकांक्षा के लिए संघर्षरत है। तो देखने में लगता है कि जाति ज़्यादा बढ़ रहा है, सब लोग जाति 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 चिल्ला रहा है, लेकिन जो मजबूत जातियां हैं वो दूसरे का हक छीनने के लिए जातिवाद करती है। सर, ये मजबूत जाति और कमजोर जातियाँ क्या, थोड़ा दर्शकों को ये बताएं। मजबूत जातियों का कहने का मतलब कि जातिगत आधार पर जिनकी पहचान जो है बड़े जातियों के रूप में है, हिंदू धर्म के आलोक में जो है, जो मजबूत कहने का मतलब कि जो वर्चस्ववादी जातियां हैं, जिनके पास धन है, संपत्ति है और सामाजिक मान लीजिए उनको प्रतिष्ठा भी सबसे अधिक है, वो मजबूत जातियां हैं। तो वे जो है नीचे क्लास के लोगों का हक छीनने के लिए जातिवाद करती है और इधर का लोग जो है अपनी हक को बचाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ रहे हैं। तो जो संघर्ष जो दिखलाई दे रहा है ना लुटेरों का और हकों का प्राप्त करने का, इसी के चलते जातिवाद ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तव में जातिवाद कम हो रहा है। मेरी नज़र में जातिवाद कम हो रहा है, लेकिन दिखलाई ज़्यादा पड़ रहा है। इसका वजह ये है कि दोनों भी सक्रिय हैं, छीनने वाले भी सक्रिय हैं और मान लीजिए कि जो अपने हक को बचाने वाले भी सक्रिय हो गए, इसलिए ज़्यादा दिखाई देता है। तो आज़ादी के बाद ये जाति जो है, जातिवाद और जाति, ये ऐसा कोई वर्ड आज़ादी के बाद ऐसा नहीं था। नहीं, जाति तरीके से देखा गया इधर चंद सालों में हाँ। जो जातिवाद को बहुत ज्यादा मूल्यवान, नहीं, देखिए जातिवाद का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। देखिए जाति के अनुसार ही लोगों को वैसा निर्णय नहीं, सुनिए, जाति जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही तो जाति नहीं बनी है ना। जाति तो सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है ना कि जब देश आजाद हुआ तब मान लीजिए जाति बन गई यहाँ इंडिया में। जाति तो बहुत पहले से है, लेकिन उसमें मान लीजिए कुछ लोग साइलेंटली जो उनका अधिकार छीना जाता था एक्सेप्ट कर लेते थे और जो छीनने वाला अधिकार छीनते रहते थे, एक तरफा होता था, इसलिए कहीं कोई आवाज़ नहीं थी, कहीं कोई दिखाई नहीं देता था। लुटने वाला लुट रहा है और लुटाने वाला भी लुटा रहा है और साइलेंटली उसको स्वीकार भी कर रहा है। जाति के आधार पर रोजगार भी मिल रहा है, जाति के आधार पर काम को दिया जाता है। कहाँ जाति का आधार पर रोजगार मिल, किसको रोजगार मिल जाति का आधार पर? देखा जाता है बहुत बड़ी बड़ी जाति के लोग होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ जाते हैं, लेकिन निम्न जाति के लोग होते हैं उनको पूरी तरह ठुकराया जाता है। नहीं, जाति देखिए जाति के नाम पर नहीं उनको मिल रहा है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है, चाहे नौकरी में लोग जो जाते हैं तो वहाँ पर जिनका वर्चस्व है, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वे लोग जो है अपनी जाति के लोगों को आगे कर देते हैं। क्या कारण है? इसलिए कि मतलब उनका वर्चस्व रहे, वर्चस्व जब रहेगा तो दूसरे के हकों को छीनेंगे। दूसरे के हक को, कमजोर वर्गों के हक को छीनने के लिए वर्चस्ववादी सिद्धांत के तहत ही जातिवाद को बढ़ावा वे लोग दे रहे हैं जो जाति से अपने आप को मजबूत समझते हैं, जाति से ऊपर समझते हैं और सारा अधिकार हड़पना चाहते हैं। उन्हीं लोगों के कारण जातिवाद फैल रहा है। हरिकेश्वर राम जी क्या समझते हैं जातिवाद के बारे में? क्या जातिवाद को उसी तरीके से देखा जाएगा जो पहले भी था, जो बीच में? नहीं, जातिवाद अभी जो चल रहा है, अभी जो संघर्ष चल रहा है, तो एक तरफ मान लें कि उसको लूटने के लिए संघर्ष चल रहा है अधिकारों को, एक तरफ बचाने का चल रहा है। तो ये जो बैलेंस पोजीशन जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन ये पोजीशन हो जाएगा कि कोई लूट नहीं सकेगा अधिकार को और इतना मान लें कि मजबूत हो जाएगा कमजोर वर्ग के लोग भी, ताकि उनको अधिकारों को छीनने की हिमाकत नहीं करेगा, उस दिन बैलेंस पोजीशन हो जाएगा। जिस दिन बैलेंस पोजीशन हो जाएगा तो आपका जातिवाद धीरे धीरे खत्म होगा। उसी समय देश में इसी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, देश में इसी तरह से बेरोजगारी चल रही है, देश में इसी तरह शिक्षा की कमी आ रही है और लोग पूरी तरह से मतलब बढ़ रहे हैं। क्या भाई कि भाई आप निम्न जाति के हो, आप उच्च जाति को मतलब ये ऐसा ही करते रह गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब तो ये तो संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है ना। कोई भी अगर सरकार में बैठा हुआ है,
प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, अगर उसे ये पता चले कि ये हिंदू है, ये तेली है, ये चमार है, ये दुसार है, अगर अपने आप को प्रदर्शित करता है तो संविधान के विरुद्ध वो काम कर रहा है ना। क्योंकि कुर्सी जो होता है ना, जो सरकार का कुर्सी है, जो संवैधानिक कुर्सी, वो किसी जात का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है। जब आप पद पर चले गए तो आप सभी को हो गए। लेकिन यहाँ भोंडा प्रदर्शन जो हो रहा है, कहता है कि हम हिंदू हैं, कोई कहता है कि हम मान लीजिए कि मुसलमान हैं, कोई कहता है कि मान लीजिए कि हम जादव हैं, कोई कहता है कि हम अति पिछड़ा है, तेली है, तमोली है, ये कहता है। तो ये जो स्थिति जो है ना, ये दिक्कत है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता को लोग समझ नहीं रहा है और जाने अनजाने इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। आपका ये समझ रहे हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ा रहा है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री का कल शपथ ग्रहण समारोह, हाँ, क्या लगता है सर 2024 के बाद इस तरह की जो प्रथा है, इस तरह का जो इशू है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे शिक्षा में कमी हो, क्या ये लगता है कि सर आने वाले समय में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ना खास करके बिहार में? देखिए, बेरोजगारी 17 साल से सरकार चली रही, लोग 20 साल हो गया ना, बेरोजगारी खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। इसलिए नहीं खत्म हुआ कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ वोट के लिए आप मान लीजिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब इलेक्शन आएगा तो वादा करिएगा, फिर वोट लीजिएगा, फिर बन जाएगा, फिर वही स्थिति। जो कुछ मेहनत लगेगा ना, पैसा लगेगा ना, अगर आप शिक्षा अच्छा देना चाहते हैं, क्वालिटी का एजुकेशन देना चाहते हैं, बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, फैक्ट्री खुलवाना चाहते हैं, तो इसके लिए तो पैसा सारा चीज़ की जरूरत है ना, तो उसमें मेहनत लगेगा ना। अब बिना मेहनत के अगर काम चल जाए तो वही अधिकतर लोग काम करते हैं। मेहनत नहीं करना चाहता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, अब वोट लेके पूरा खाली स्थापित होने का कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है ना, लोगों पर दबाव बढ़ रहा है, सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। अभी देखिए ना, अभी जो 400 पार का इनका नारा था, क्या दशा हो, 240 तक आ गए, अपने नीचे आ गए। तो अब बैलेंस पोजिशन में सरकार चलेगा, हमको लगता है कि अच्छा ढंग से चलेगा। जो 10 साल जितना जिस तरह से सरकार मोदी जी चलाए मनमाने ढंग से, अब मनमाने ढंग से वो नहीं चला पाएंगे। सबको लेकर चलना पड़ेगा, जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा और सभी पार्टियों के विचारों को लेकर चलना पड़ेगा। और आतंकवादी आतताई की तरह आप काम नहीं कर सकेंगे। ये बैलेंस पोजिशन रहेगा। हमको लगता है कि ये अच्छा संदेश दिया है, जनता ने अच्छा संदेश दिया है और उसका इफेक्ट पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है, इन्होंने साफ कह दिया है कि मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी, न शिक्षा में कुछ आएगी कमी, न महंगाई बढ़े, न महंगाई में कमी आएगी, न बेरोजगारी में कमी आएगी, और सब चीज़ वैसा ही चलता रहेगा। अब आप ये संदेश आप लोगों को क्या देना चाहते हैं कि किस तरीके से अगर ये बैलेंस किया जाए तो कैसे बैलेंस किया जाए? बैलेंसिंग पोजिशन जनता मान ले कि एक तो जिस तरह से उनका पूरा फुल मेजॉरिटी इनको अपना नहीं मिला है, दूसरे पर मान ले कि आश्रित है, तो इस तरह से सबको मिलाकर चलना उनकी मजबूरी है। प्रतिपक्ष में देखिएगा कि 10 वर्षों में प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं हुआ था, इतना सीट नहीं आता था कि कोई विपक्ष का नेता बनने की भी स्थिति। तो पहली बार विपक्ष का नेता बनने का भी स्थिति उत्पन्न हुई है। अब राहुल गांधी बने या खड़गे बने तो प्रतिपक्ष का नेता का दर्जा भी मिलने के पोजिशन है, तो प्रतिपक्ष भी मजबूत हो गया है। और मान लीजिए कि इनके साथ जो लोग हैं उनका भी बैलेंसिंग पोजिशन हो गया। वो चाहेंगे तो दबाव में काम सरकार को करना पड़ेगा। और जनता भी तत्पर हो गई है और जनता भी गाहे बिगाहे इनके खिलाफ रोड पर उतरेगी गलत करेंगे तो। इसलिए हमको लगता है कि मिला जुला के अच्छा ही वो चलेगा, मतलब बैलेंस पोजिशन में चलेगा, बहुत गलत काम नहीं होगा। हो सकता है कि विकास काम धीरे धीरे हो, लेकिन गलत काम कम से कम नहीं होगा। जिस तरह से 4 साल में मनमाना ढंग से हुआ, ये लागू कर देंगे, सीए लागू कर देंगे, तो काल लागू कर देंगे, घुसपैठिया को भगाएंगे, बाद में घुसपैठिया को हम नागरिकता देंगे, ये तरह तरह का जो बवंडर था, और उस तरह का बवंडर ये लोग नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी जी की जगह पे अगर राहुल गांधी रहते, कांग्रेस की सरकार रहती, तो इस पर लगाम लगाया जा सकता है? नहीं, अब लगाम तो लगेगा ना, क्योंकि विपक्ष मजबूत है ना, लगाम तो लगेगा। और राहुल गांधी जिस रास्ते पर चले गए हैं सोशल जस्टिस पर, और कितना लागू करते हैं वो तो पता चलेगा कि भाई उनका प्रैक्टिकल में क्या, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में क्या उनका रह रहा है। क्योंकि आज बिहार की जनता मांग रही है रोजगार। आज मतलब बिहार की जनता का सिर्फ इसी पर एक ही मांग है, रोजगार। तो क्या रोजगार पे इस बार होगा? नहीं, निश्चित रूप से बिहार को कुछ ना कुछ लाभ तो होगा, इसलिए कि चूंकि बिहार पर डिपेंडेंट होगा ना। बिहार के मान लीजिए कि उनका मात्र 12 सीट है, 18 सीट तो दूसरे सहयोगी दलों का है, तो उन पर डिपेंडेंट मान ले कि हो गए। जब डिपेंडेंट हो गए तो बिहार का हमको लगता है कि स्पेशल स्टेटस का मामला मान लीजिए कि जरूर ही निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रंग लाएगा। जब स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो विकास होगा।
विकास होगा तो बेरोजगारी मान लीजिए दूर होगा। हमको लगता है कि जरूर उस पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। नीतीश कुमार को भी इस पर दबाव बनाना चाहिए, बिहार के नेताओं को बनाना चाहिए, और हमारे जैसे लोगों को जो सोशल एक्टिविस्ट हैं ये लोग भी लगातार दबाव बनाएंगे कि आप मल व्यवस्था करो, स्पेशल स्टेटस दो, अलग से व्यवस्था करो ताकि यहाँ से बेरोजगारी दूर हो। शिक्षा के स्तर पे आते हैं तो लोग सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहते, इसलिए कि प्राइवेट स्कूल भी ज्यादा नहीं, इसलिए कि सरकारी स्कूल में क्वालिटी का एजुकेशन है ना, नहीं ना है। जो क्वालिटी का एजुकेशन था उसको समाप्त करके उसको खिचड़ी स्कूल में बदल दिया गया। मतलब कि खिचड़ी स्कूल का मतलब क्या हुआ? खिचड़ी स्कूल का मतलब ये हुआ कि आप जाइए वहाँ, भूखे मत रहिए, आपको थोड़ा बहुत साक्षरता दर मान लीजिए बढ़ाना है और आपको भोजन भी मिल जाएगा। ये व्यवस्था के तहत मान लीजिए तो क्वालिटी एजुकेशन तो खत्म कर दिया गया। अब मान लीजिए क्वालिटी के एजुकेशन पर हमको लगता है कि आगे नीतीश कुमार थोड़ा सोच रहे हैं, हो सकता है कि इस पर कुछ ध्यान दें, हो जाता कुछ अच्छा हो, तो आगे जाके कुछ इसमें भी अच्छा फल हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। शिक्षा क्योंकि भी हाँ अच्छा दबाव है, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पर जो रहने वाले लोग हैं तो क्वालिटी के एजुकेशन के लिए सरकार पर दबाव है, जिस तरह से बेरोजगारी दूर करने का दबाव है, उसी तरह शिक्षा पर भी मान है, न्यायपालिका पर भी मान लीजिए दबाव है, और सोशल स्टेटस होता है नहीं कि जो संख्यानुपात में सबको आप जो पैसा आप देते हैं, आवंटित करते हैं, उसका सही उपयोग हो। जो शेड्यूल कास्ट का जो पैसा है, शेड्यूल ट्राइब्स का पैसा है, उस पैसा का सही उपयोग हो और क्वालिटी के एजुकेशन में खर्च हो, तो ऐसा मालिक हमको लगता है कि डिमांड भी है और लोग समझ भी रहे, एजेंडा भी मान लीजिए हो गया, तो हो सकता है कि अच्छा ही हो, हम लोग अच्छा ही मान के चलते हैं, अच्छा होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, हाँ। बहुजन समाज पार्टी के हरिकेश्वर राम जी क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे पटना वासियों, पूरे बिहार वासियों को कि आगे क्या पहल किया जाए कि इससे कुछ बैलेंस बना रहे? आप सरकार पर नज़र रखें, सरकार कोई गलत काम करे, अगर आपको लगता है तो उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, विपक्ष को भी लपेटना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि विपक्ष को खड़ा होना उनकी मान लीजिए जवाबदेही है। अगर वो नहीं खड़ा होते हैं तब न जाकर सोशल एक्टिविस्ट लोग खड़ा होता है। तो हमको लगता है कि खड़ा होना चाहिए, अगर खड़ा नहीं होते हैं तो जनता को भी खड़ा हो जाना चाहिए और सरकार के विरुद्ध में और चेताना चाहिए कि भाई गड़बड़ मत करो, सब ठीक ठाक करो, अन्यथा मान लीजिए कि बाध्य होकर उतर जाएंगे रोड पर लोग, तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। तो जनता का यही संदेश है कि आप जागरूक रहिए, जागे रहिए और सरकार के हर एक गलत कदमों का विरोध आप करते रहिए, अच्छे कर्मों का आप उसको बढ़ाई भी करिए, दोनों काम करिए, दोनों काम। हाँ दोनों काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये संदेश देने के लिए आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।